जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RWS सिविल सर्विसेज के ऐप पे। और ये वायुमंडल का संगठन एवं संरचना का पार्ट 2 है। तो आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को पूरा कर रहे होंगे। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला था और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अर्चना, नरेश, प्रीति, सुषमा, निशा, सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना पार्ट 2। देखिए, वायुमंडल के संगठन की बात हमने कल कर ली थी, उसमें से एक पार्ट बच गया था जिसका नाम है धूलकण। धूलकण वैसे तो एनसीईआरटी में धूलकण वर्ड यूज किया गया है, लेकिन एरोसॉल कह सकते हैं इसे हम। एरोसॉल यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी वो ठोस कण या द्रव वाले कण जो वायुमंडल में लटके हुए हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे आज अभी धूलकण की। धूलकण और धूलकण की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हो कि वायुमंडल में ये सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं और लटके हुए तैर रहे हैं। कारण क्या है लटकने का? ये हल्के होते हैं और जो हल्के ठोस पदार्थ हैं वो वायुमंडल में लटक के वायु में घूमते रहते हैं। अगर वो भारी होंगे, वायु में चले भी गए हैं, तो वो धीरे धीरे वो नीचे चले आएंगे, लेकिन जो हल्के हैं वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो अगर मैं इनके स्रोत की बात करूं कि ये वायुमंडल में कहाँ से पहुंचते हैं, तो आप सभी लोगों को जानकारी भी होगी कहाँ कहाँ से ये वायुमंडल में पहुंच सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो समुद्री नमक। समुद्री नमक। अब आप कहोगे समुद्री नमक कैसे वायुमंडल में पहुंच जाएगा? तो जब समुद्रों में बुलबुले बनते हैं और बुलबुले फूटते हैं, तो उसमें समुद्र में जो नमक है वो निकल के बाहर आ जाता है। चूंकि वो हल्का होता है तो वायु में वो ल- फंस जाता है और लटक जाता है और लटक के वो तैरना शुरू कर देता है। तो समुद्री नमक। इसके अलावा महीन मृदा। महीन मृदा। महीन मृदा का मतलब महीन मिट्टी के कण, जो हवा चले, शुष्क वायु हो, धूल उड़ के आगे बढ़ पाए। इसके अलावा परागकण। परागकण, आप जानते हो पौधों के परागकण होते हैं जिससे निषेचन की क्रिया आगे बढ़ती है, फल और फूल बनते हैं। तो वो परागकण। इसमें कुछ बैक्टीरिया, चूंकि एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है बैक्टीरिया का, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ बैक्टीरिया को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा मैं उल्का पिंड के धूल। जब उल्का पिंड वायुमंडल में हमारे प्रवेश करता है तो वो जलने लगता है, और जलने के फलस्वरूप जो धूल या फ्रिक्शन के फलस्वरूप जो धूल निकलती है, जलने के फलस्वरूप जो राख निकलती है, वो वायुमंडल में तैरते हुए घूमती रहती है। इसी तरह से ढेर सारे और स्रोत हैं जिसकी वजह से वायुमंडल में जैसे अभी देखिए, गेहूं कटा हुआ है और गेहूं कटेगा तो थ्रेसिंग की जाती है, गेहूं की दवाई की जाती है। जब दवाई की जाती है, देखिए वायुमंडल में पूरा धूल धूल सा हो जाता है। वो भी एक कारण है वायुमंडल में धूल कण के। तो जो भी आप सोच सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, और वो छोटे पार्टिकल्स जो वायुमंडल में लटके रहते हैं, ठोस पदार्थ, इन्हें हम धूल कणों के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, एकदम सही है, आप एकदम सही कह रहे हो। राख। राख, धुएं की कालिमा। धुएं की जो कालिमा होती है वो सारी चीज आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। तो ये सारे, और जो एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ है वो भी। अब इन्हीं में आता है, जब हम एरोसॉल की बात करते हैं, तो आप एनसीईआरटी में चूंकि नहीं दिया, फिर भी मैं बता रहा हूं। PM10 और PM2.5, ये ध्यान रखिएगा। PM10 और PM2.5। पार्टिकुलेट मैटर 10, वो पार्टिकुलेट मैटर जिसका व्यास 10 मिली माइक्रोग्राम से कम है। और 2.5, इसका व्यास टू इसका व्यास जो है 2.5 माइक्रोग्राम मीटर, सॉरी ग्राम बोल दिया, माइक्रोमीटर से कम है। शायद ग्राम बोल दिया, तो माइक्रोमीटर से कम है। तो उसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 कहा जाता है।
ये बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये भी लटके रहते हैं वायुमंडल में और हमारे वायुमंडल में प्रदूषण के एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, ये हमारे फेफड़े में प्रवेश करके हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं। फिलहाल धूल कण की अगर मैं बात करूं तो सतह से ऊपर जाने पर, जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे धूल कण की मात्रा कम होती जाती है। कारण क्या है, धूल कण भारी होते हैं इसलिए अधिक ऊंचाई पर नहीं पाए जाते। तो सामान्यतः सतह से ऊपर जाने पर इनकी मात्रा यानी धूल कण की मात्रा कम होती जाती है। लेकिन एक बात यहाँ जानने की है कि अगर धूल कण की मात्रा कम होती जाती है तो क्या ये 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते? पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? जब हवा गर्म होती है और हवा संवहन करके ऊपर उठती है। आप जानते हो जब किसी जगह पे अगर तापमान अधिक होगा तो वायु गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, जिसे आप संवहन कहते हो। संवहन, तो जब वायु संवहन करके ऊपर उठती है तो इसमें जो धूल कण हैं वो धूल कण भी ऊपर जाते हैं। तो संवहन के माध्यम से ये धूल कण काफी ऊंचाई तक चले जाते हैं। तो सामान्यतः तो धूल कण वायुमंडल के निचले परत में पाए जाते हैं, लेकिन संवहन के कारण ये कहीं कहीं पर काफी ऊंचाई तक चले जाते हैं। ठीक, देखिए मेरा मोबाइल मेरी जेब में था, गर्म हो रहा था, मैं कहा निकाल दो कहीं फट पड़े तो कभी कभी या कभी कभी न लिखे तो भी काम चलेगा। संवहन, वायु के संवहन, वायु के संवहन के फलस्वरूप धूल कण काफी ऊंचाई तक चले जाते हैं। ठीक, अब ये बताने का पर्पज क्या है? सामान्यतः तो हमें यही पता है कि धूल कण भारी होते हैं, वायुमंडल के निचले परत में पाए जाएंगे, सामान्यतः हमें यही पता है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धूल कण केवल वायुमंडल की निचली परत में पाए जाते हैं, केवल वर्ड अगर यूज कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, क्लास रिपीट नहीं हो रही है, अभी अभी बताया हूं। पार्टिकुलेट मैटर वो धूल कण या वो ठोस कण जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उसे पीएम 2.5 कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं वो, और 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं वो पीएम 10 कहा जाता है उसे। अभी अभी बताया हूं मैं आप लोगों को। ठीक, तो धूल क्लियर। अब मेरे बताने का पर्पज ये यहाँ पे था कि संवहन के फलस्वरूप ये काफी ऊंचाई तक चले जाते हैं। अगर केवल वर्ड आ जाए, आपके क्वेश्चन पूछा जाए और कह दिया जाए कि धूल कण केवल वायुमंडल के निचले भागों में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कारण क्या है, संवहन के कारण धूल कण काफी ऊंचाई तक भी चले जाते हैं, 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाते हैं। क्योंकि जब वायु तेजी से संवहन करेगी तो जितनी भी धूल कण होंगे भले वो मात्रा कम हो लेकिन काफी ऊंचाई तक चले जाएंगे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10 बजे से होती है पर डे, ये क्लास 10 बजे से होती है, 10 AM से होती है। ठीक, 10 AM से ये क्लास होती है। ऑनलाइन ही हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आपके सामने पढ़ा रहा हूं। 206 बच्चे इस समय लाइव हैं, कमेंट कर रहे हैं। क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है? लिखा हूं संवहन के फलस्वरूप धूल धूल कण काफी ऊंचाई तक चले जाते हैं। किसके संवहन के फलस्वरूप? वायु के संवहन के फलस्वरूप। संवहन क्या होता है? जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। बेसिकली संवहन हीट ट्रांसफर का एक तरीका है।
क्लास कट नहीं रही भैया, मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, अपने घर से क्लास लेता तो आप जो कहते वो मैं बात मान लेता। ये क्लास RWA ऑफिस हो रही है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ा जाए। अगर पूछूं मैं आपसे कि धूल कण वायुमंडल का परिवर्तनशील तत्व है या स्थायी तत्व है? अरे कल भी क्लास हुई, सैटरडे भी क्लास हुई थी, संडे क्लास नहीं हुई, आज मंडे क्लास हो रही है, ट्यूसडे क्लास हो रही है, कहाँ क्लास नहीं हो रही है? हाँ, जब मेरे सिस्टर की शादी थी उस समय क्लास नहीं ले पाया था, मैं आप लोगों को बताया था। बीच में कुछ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पाया था, वो मैं बताया था आप लोगों को। सबका रिशु, सबका कमेंट दिख रहा है और मैं केवल कमेंट देख के, जैसे सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, उसी का छोटा रूप और छोटे भाग में चले जाए। किलोमीटर को छोटा करे तो मीटर में, मीटर को छोटा करे तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को छोटा करे तो मिलीमीटर में, इस तरह और छोटे भाग में चलते चले जाए। ठीक, क्लियर? देखिए यहां अभी लिखने वाले क्वेश्चन नहीं है, मेंस में अभी लिखने वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि यहां ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए सपोर्ट करने वाले हों। ठीक, धूल कण वो पदार्थ है जो वायुमंडल में लटके रहते हैं। धूल कण वो पदार्थ हैं जो वायुमंडल में लटके रहते हैं, और इनके स्रोत क्या है? वो धूल कण के रूप में किसे किसे हम मान सकते हैं? इंग्लिश में हम कह सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, समुद्री नमक, महीन मृदा के कण जो है, पराग के कण है, उल्का पिंड के कण है, राख है, धुएं की कालिमा है, ये सारे धूल कण के रूप में शामिल किए जाते हैं जो हमारे वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इसके अलावा आप और भी चीजें सोच सकते हो, गेहूं का समय, थ्रेसिंग हो रही है, गेहूं दबाया जा रहा है, उससे जो धूल निकलती वो भी वायुमंडल में लटके रहते हैं, तो ये सारे धूल कण के रूप में ही जाने जाते हैं। ठीक, मेरा आपसे क्वेश्चन था धूल कण परिवर्तनशील है कि अपरिवर्तनशील है? आपने एकदम सही दिया कि परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तत्व है। धूल कण वायुमंडल का परिवर्तनशील तत्व है। कैसे परिवर्तनशील तत्व है? जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी तो धूल कण भारी होकर नीचे आ जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक, दूसरा, जब वायुमंडल में शुष्कता अधिक होगी तो वायुमंडल में धूल कण की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर वायुमंडल में धूल कण है और बारिश हो जाए तो सारे धूल कण नीचे बैठ जाते हैं, तो वायुमंडल में धूल कण की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब शुष्कता अधिक रहेगी, वायु में नमी की मात्रा कम होगी तो धूल कण की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन जब वायु में नमी की मात्रा अधिक होगी तो धूल कण की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, तो परिवर्तनशील तत्व है वायु का ये। अगर आपसे कहा जाए कि धूल कण वायुमंडल में कहाँ अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, तो पहले ही मैं बता दिया, जहां शुष्कता अधिक होगी। अगर मैं तुलना करूं भूमध्य रेखी क्षेत्र से, अगर मैं तुलना करूं भूमध्य रेखी क्षेत्र से, यह है भूमध्य रेखा। अब मैं कहूं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र या शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। अगर मैं भूमध्य रेखा से इन दोनों की तुलना करूं तो आप जानते हो भूमध्य रेखा पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है। प्रतिदिन 2 से 4 के बीच में भूमध्य रेखी क्षेत्र में वर्षा होती है, तो भूमध्य रेखी क्षेत्र में धूल कण की मात्रा कम हो जाएगी, जबकि उपोष्ण और शीत कटिबंध में वायु में नमी कम होने के कारण, वायु में शुष्कता होने के कारण धूल कण की मात्रा अधिक हो जाएगी। इसी तरह से रेगिस्तानी भागों में धूल कण की मात्रा अधिक हो जाएगी, क्योंकि वहां शुष्कता होगी वायु में। और धूल, शुष्कता होने से मतलब क्या है? मान लीजिए अगर वायु शुष्क है, नम नहीं है, नमी नहीं है उसमें, तो पृथ्वी की जो सतह होगी वो भी शुष्क होगी। जब पृथ्वी की सतह शुष्क होगी और पवन चलेगा तो पवन इस शुष्क सतह से धूल को उड़ा के ऊपर लेके चला जाएगा। अगर यही सतह नमी हो तो ये धूल के कण को ऊपर नहीं उड़ा पाएगा। आप देखिए अपने गांव में क्या देखते हो, गांव में, शहरों में, घर के आगे आप क्या करते हो? जब खूब हवा तेज चलती है, धूल उड़ता है, तो आप क्या करते हो? पानी का छिड़काव कर देते हो। जब पानी का छिड़काव कर देते हो तो धूल नीचे बैठ जाता है, ऊपर नहीं जा पाता। सेम कंडीशन है वायु में। अगर वायु अगर शुष्क है, उसमें नमी की मात्रा कम है, इसका मतलब जमीन की सतह जो है वो भी शुष्क है, और जब वो शुष्क होगी तो हवा चलेगी तो धूल को उड़ा के ऊपर लेके जाएगी, वायुमंडल में लेके जाएगी। ठीक,
क्लास रुक नहीं रही है, मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ भाई। अब इसका कोई उपाय नहीं कर सकता। अगर मैं घर से लेता, आप कहते, तो मैं सारी बात आप लोगों की मान लेता, लेकिन यहाँ तो मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ। तो हाँ, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में लिखे हो आप, एकदम सही है, लेकिन वो मरुस्थलीय भाग होना चाहिए, वर्षा वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि कॉन्टिनेंट के वेस्ट में कहाँ, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 अक्षांशों के बीच में, या वो अक्षांश जहां पछुआ पवन चलती हैं, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अगर अब मैं कहूं धूल कण की उपस्थिति, ये कहाँ उपस्थित होंगे ज्यादा, बड़ी मात्रा में कहाँ मिलेंगे? सॉरी, शुष्क वायु के कारण शुष्क वायु के कारण शीत कटिबंध में। ठीक, कोई बच्चा कह रहा है क्लास रुक रही है, कोई बच्चा कह रहा है क्लास नहीं रुक रही है, कोई बच्चा कह रहा है, देखिए आपकी क्लास लाइव चला के देखी जा रही है। तो ठीक, शुष्क वायु के कारण उपोष्ण क्षेत्र में और शीत कटिबंध में धूल कण ज्यादा मिलेगा। अगर मैं तुलना करूं, किसकी तुलना में? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में, जहां आर्द्रता अधिक है उसकी तुलना में बाकी क्षेत्रों में, अब जहां मैं लिख दिया धूल कण ज्यादा मिलेंगे, कारण क्या है? शुष्कता है। बात क्लियर? इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होगी समझाने के बाद। धूल कण कहां मिलेंगे? चलिए, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक चीज और यहां हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो धूल कण है, ये आर्द्रता ग्राही नाभिक का काम करते हैं, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। आर्द्रता ग्राही नाभिक का काम करते हैं। अब आर्द्रता ग्राही नाभिक क्या होता है, और क्या धूल कण वायुमंडल में जो हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है कि केवल नुकसानदायक है? आपको पता है धूल कण आपके फेफड़े में जाएगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर ये धूल कण वायुमंडल में ना हो तो आर्द्रता ग्राही नाभिक नहीं होगा। और आर्द्रता ग्राही नाभिक नहीं होगा तो क्या नहीं होगा वो समझिए। देखिए, जब जल वाष्प ऊपर जाता है, जल वाष्प वाष्पीकरण के फलस्वरूप जब ये ऊपर जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के ऊपर संघनित होकर जल की बूंदों का निर्माण करता है। तो इन्हीं धूल कणों को, जिसको मैं आर्द्रता ग्राही नाभिक कह रहा हूं, धूल कण, इसी को हम क्या करें? आर्द्रता ग्राही नाभिक, आर्द्रता ग्राही नाभिक एक ही चीज है। इन्हीं के ऊपर जल वाष्प संघनित होकर बूंदों का निर्माण करती है और बूंद आपस में मिलकर बादल का निर्माण करते हैं और वर्षा होती है। अगर ये वायुमंडल में उपस्थित नहीं रहे तो वर्षा नहीं होगी, चाहे आप कितना भी जल वाष्प वायुमंडल में भेज दो, क्योंकि जल वाष्प को संघनित होने के लिए जो बेस चाहिए, जो आधार चाहिए, वो उत्पन्न करते हैं ये धूल कण। ठीक, यानी आर्द्रता ग्राही नाभिक। और ये आर्द्रता ग्राही नाभिक नहीं रहेंगे तो जलवाष्प किसके ऊपर संघनित होगा, किसके ऊपर इकट्ठा होगा? और जब वो इकट्ठा नहीं होगा तो वो ऊपर तैरता ही रहेगा। ठीक, इसलिए वर्षा होने के लिए जरूरी है कि वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक उपस्थित हो। और आर्द्रता ग्राही नाभिक का मतलब धूल कण जैसे तत्व उपस्थित हो। बात क्लियर? ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए?
वर्षा के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, और हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी आर्द्रताग्राही नाभिक, और आर्द्रताग्राही नाभिक का तत्व है धूलकण। जी हाँ, जलवाष्प संघनित होता है और वर्षा होती है। क्लियर? जी, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो ये बात आप लोग समझ गए। जी हाँ, अगर आपका बेसिक नहीं तैयार है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपके लिए बेसिक नहीं तैयार है, आप बेस अच्छा नहीं है, क्योंकि आरओ एआरओ का पेपर देखोगे आप तो पीसीएस के पेपर से टफ पेपर आता है, प्रारंभिक परीक्षा का पीसीएस से टफ पेपर आता है। और पेपर का स्टैंडर्ड जब बढ़ता है तो आपकी तैयारी का स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए, और तैयारी के स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए आपका आधार, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप एनसीईआरटी के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर मजबूत है तो आपको इस बैच को ज्वाइन करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। संघनित यानी इकट्ठा होना, आगे मैं बताऊंगा संघनन की क्रिया, जब आगे बढ़ेंगे तो मैं संघनन बताऊंगा, आगे संघनन बताऊंगा, लेकिन यहां अभी बताने की जरूरत नहीं है। संघनित होने का मतलब इकट्ठा होना एक जगह पर, जल सीकरों का, ठीक, जल सीकर जब बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं। वायुमंडल का संगठन हमने देख लिया। आप लोगों भी ये बताएंगे, आप लोगों में ये जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप लोग ये बताएंगे कि क्या आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। देखिए, धूल कण के साथ नमी होती है कि बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर धूल कण नहीं है और वायुमंडल में नमी है तो भी वर्षा नहीं होगी। ठीक, आपने मेरा नाम नहीं लिया भारद्वाज जी, विश्वनाथ भारद्वाज। जी, हम बेस मजबूत कीजिए। चलिए अब वायुमंडल की अगर मैं संरचना की बात करूं तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक तो घनत्व, घनत्व, और दूसरा तापमान। घनत्व और तापमान के आधार पर वायुमंडल अलग अलग परतों में विभाजित है। ठीक, लिख देता हूं, घनत्व व तापमान आधार पर वायुमंडल अलग अलग परतों में विभाजित। अब पहले मैं घनत्व की बात कर लेते हैं, हम घनत्व की बात करते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा, उसके बाद मैं तापमान की बात करूंगा। देखिए, मैं पिछली क्लास में बताया था, जैसे जैसे सतह से हम ऊपर जाते जाएंगे गैसों का घनत्व कम होता जाएगा, भारी गैसें सतह के पास पाई जाएंगी, उससे हल्की गैस उससे ऊपर, उससे हल्की गैस उससे ऊपर, उससे हल्की गैस उससे ऊपर। इसलिए घनत्व के आधार पर वायुमंडल अलग अलग परत में विभाजित किया गया है। ठीक, लेकिन उसके आधार पर हम अध्ययन सामान्यतः नहीं करते। ठीक, तो घनत्व के आधार पर वायुमंडल अलग अलग परत में, और इस लाइन को मैं पहले लिखवा चुका हूं, इसे दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, या 5 संस्तरों, 5 लेयर्स में डिवाइड है। परत, संस्तर, इसको इंग्लिश में लेयर कहते हैं, विभाजित है। अब इसका नाम क्या है आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो इसका नाम मैं अगले पेज पे लिखता हूं, एक डायग्राम बना के, और इसको हम समझते चलेंगे एक एक करके। पृथ्वी के सबसे पास वाले भाग को, जो पृथ्वी के सबसे पास जो वायुमंडल की परत है, जिसकी मोटाई 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक,
इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक। इसके बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई, 50 किलोमीटर की ऊंचाई, इसे कहते हैं हम समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद 80 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई, टोटल मोटाई 30 किलोमीटर ही होगी इसकी, इसे कहते हैं मिसोस्फियर, यानी मध्य मंडल। अस्सी से लेके 400 किलोमीटर की ऊंचाई, 400 किलोमीटर। इसे अब देखिए, यहां पर एनसीईआरटी जो वर्ड यूज किया है वो मैं वर्ड यूज करूंगा, बाकी बुक में जो दिया है वो भी बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी जो कहती है इसे कहते हैं वायुमंडल, वायुमंडल। क्लास 11th ये वर्ड यूज किया गया है, क्लास 7th के एनसीईआरटी में, और क्लास 11th के एनसीईआरटी में इसे ही आयन मंडल कहा गया है। ठीक। और ध्यान रखिए, क्लास 7th के एनसीईआरटी में कहा गया है कि आयन मंडल बहिर्मंडल वायुमंडल का भाग है। ठीक। इसे ही आप कह देते हो थर्मोस्फियर। यानी तापमंडल। तो अलग किताबों में इसे तापमंडल के नाम से भी जाना गया है। ठीक। इसके बाद 1600 किलोमीटर की ऊंचाई, बाकी किताबों में तो आपको मिलेगा 1000 किलोमीटर की ऊंचाई, लेकिन यहां 1600 किलोमीटर की ऊंचाई, एनसीईआरटी से कहते हैं एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। तो इन 5 परतों में आपके वायुमंडल को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है तापमान के आधार पर। एक एक करके हम सभी परतों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोपोस्फियर को। ठीक। तो चलिए देखते हैं ट्रोपोस्फियर को। यहां मैं चित्र बना देता हूं और इसके बारे में हम लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे। 8 से 18 किलोमीटर इस भाग की हम बात करेंगे जिसे कहा जाता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ठीक। अच्छा, ट्रोपोस्फियर की जब हम बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर मानी जाती है। 8 और 18 26, और 26/2 13। तो औसत ऊंचाई जो इसकी है वो 13 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई कहां पर है और 8 किलोमीटर की ऊंचाई कहां पर है और क्यों है? तो भूमध्य रेखा पर, रेखा के ऊपर, ठीक, भूमध्य रेखा के ऊपर, और जहां क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा है, जिसे आप क्षोभ सीमा कहते हो, क्षोभ सीमा कहते हो, ठीक, ट्रोपोपॉज कहते हो इंग्लिश में। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा, इंग्लिश में क्षोभ सीमा को कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्षोभ सीमा के पास ऊंचाई 18 किलोमीटर, और ध्रुवों के ऊपर, अभी मैं समझाता हूं इसको, ऊपर क्षोभ सीमा के पास ऊंचाई 8 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों है? ध्यान रखिएगा, आपको पिछली क्लास आपको याद होगी
मैं आप लोगों को बताया था, सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी चमकती हैं। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी चमकती हैं। यानी साल में 2 बार भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। यानी सूर्य से सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करने वाला सामान्यतः जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा है। इसलिए यहाँ का तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होगा तो हवा गर्म होकर ज्यादा ऊंचाई तक चली जाएगी, ज्यादा गर्म होगी और ज्यादा ऊंचाई तक चली जाएगी। इसलिए भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है। तो यहां पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 18 किलोमीटर। अगर मैं ध्रुवों की बात करूं तो आप लोगों को पता है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का कंडीशन, सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ तिरछी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणों की तिरछा पड़ने के कारण यहाँ सूर्यातप यानी तापमान की कम प्राप्ति होती है। तापमान कम प्राप्त होने के कारण यहाँ वायु ठंडी होती है। जब वायु ठंडी होगी तो भारी होगी, और भारी होकर नीचे बैठेगी, तो इसलिए यहां ऊंचाई हो जाती है 8 किलोमीटर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा, 8 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। ठीक, तो वायुमंडल की मोटाई कहां कैसे है ये आप समझ गए। जहां तापमान अधिक यानी भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक, हवा गर्म होकर ज्यादा ऊंचाई तक चली जाएगी। ज्यादा ऊंचाई तक चले जाने के कारण भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा के पास जहां क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा है वहां पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई क्षोभ मंडल की होती है। ध्रुवों के पास तापमान कम होता है। तापमान कम होने के कारण हवा ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है। जब नीचे बैठेगी तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों के ऊपर कम होती है, और कितनी होती है? 8 किलोमीटर। जी हाँ, एयर कंप्रेस होती है, विंड कंप्रेस नहीं, एयर कंप्रेस। विंड मतलब मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ गैसेज, उसे आप विंड कहते हो। ठीक, जी हाँ, एकदम। पोल के पास 8 किलोमीटर और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर। शिवांगी जी, आपसे मेरा अनुरोध है, पीडीएफ तो मैं डलवा दूंगा, निश्चित रूप से डलवा दूंगा और पढ़ता ही है, लेकिन मेरा अनुरोध है, अगर आप बुक नहीं खरीदे हो तो खरीद लीजिए। चाहे ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट पर जाके बुक ले लीजिए, या आरडब्ल्यूए सिविल सर्विसेज वाला आरडब्ल्यूए का जो ऐप है वहां भी एनसीईआरटी की बुक पड़ी हुई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि हमको मेंस के आंसर में किस लेवल पर जाके आंसर लिखना है, किस सहजता और सरलता के साथ हमें आंसर लिखना है। देखिए वार्म विंड, जो विंड, देखिए आप, मैं एयर कह रहा हूं, आप विंड कह रहे हो शिवानी। विंड क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ गैस, क्षैतिज गति जो होती है उसे विंड कहते हैं। एयर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ गैस। तो जब यहां वर्टिकल वार्म एयर जब ऊपर उठेगी उसकी बात मैं कर रहा हूं, है ना। चलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात आती है तापमान की। अब बात यहां करेंगे हम तापमान की। अगर मैं तापमान की बात करूं तो तापमान कई प्रकार से मेजर किए जाते हैं। एडियाबेटिक लैप्स रेट, और ये आगे आएगा, आगे की क्लासेस में हम ये एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम केवल पढ़ेंगे नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप हास्य दर। ठीक, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी हम ये भी कह सकते हैं 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर हम सतह से ऊपर जाए, सतह से ऊपर जाए तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। मान लीजिए सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। वैसे आप जानते होंगे पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस लिखा।
तो मान लीजिए सतह का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, तो सतह से 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 15 डिग्री सेल्सियस में से 6.5 डिग्री सेल्सियस आप घटा दोगे, वो तापमान यहाँ पाया जाएगा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। फिर 1 किलोमीटर और ऊपर गए तो वहां दोबारा 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर और ऊपर गए, पुनः 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। और सतह पे अगर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते जाते टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। ऐसा होता है, ठीक। जी हाँ, एकदम सही शिवानी। नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक। और शिवानी, दूसरी शिवानी 8.5 क्या लिख रही है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर 2.5 क्या लिख रहे हो ये भी नहीं समझ में आया, पूरी बात लिखा करो आप लोग। अब ये जो नॉर्मल लैप्स रेट मेजर किया जाता है वो शांत वायु में मेजर किया जाता है। ऐसा नहीं कि वायु में गति हो रही हो, एकदम मौसम शांत हो, एकदम मौसम शांत, पत्तियां हिल भी नहीं रही हो, उस समय ये टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य ताप हास्य दर जो होता है, नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये कहने का मतलब हुआ सतह से अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं तो जो भी सतह का तापमान है उससे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम मिलेगा। और जाए पुनः 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। और 1 किलोमीटर ऊपर जाए तो पुनः 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं और इसे मेजर किया जाता है शांत वायु में, संचरणशील वायु में, मूवमेंट करने वाली वायु में नहीं मेजर करते हैं। अभी आप एनसीईआरटी पढ़िए रविंद्र जी, अभी आप एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए। वैसे तो मैं भी बता दूं कि सविंद्र सिंह जी की किताब ले लीजिए, जैसे लियोंग ले लीजिए, मैं कुछ भी कह सकता हूं लेने के लिए, लेकिन ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा जब तक आपका बेस तैयार नहीं होगा। जी हाँ, शांत वायु में। तो ये तापमान आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अब तापमान की बात करता हूं तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से अगर मैं ऊपर जाऊं, कलर चेंज करता हूं, अगर मैं यहां से ऊपर जाऊं यानी भूमध्य रेखा से ऊपर जाऊं 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो नॉर्मल लैप्स रेट 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक घटता चला जाएगा, 6.5 6.5 6.5 6.5। तो भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान क्षोभ सीमा के पास क्या मिलेगा, तो भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा के पास तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस। आप कहोगे -80 कैसे होगा? भूमध्य रेखा सॉरी, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस लैप्स होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ध्रुवों भूमध्य रेखा के ऊपर जहां क्षोभ मंडल समाप्त होगा, क्षोभ सीमा हो जिसे कहेंगे, उस वहां पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से यानी यहाँ पर जो तापमान होगा वो होगा -80 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी तरह से हम ध्रुवों के ऊपर जाएं, 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जाना है, तो यहां तापमान होगा -45 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस। तो ध्रुवों के ऊपर क्षोभ सीमा के पास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? ये समझ में नहीं आया धीरज जी? देखिए, मैंने आपसे क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर हम सतह से ऊपर जाएं, अगर हम ये मान लीजिए हमारा ये सतह है और इस सतह से हम ऊपर चले जाएं, तो हर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम होगा। इसी तरह हम और ऊपर जाएं, तो और ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस और घटेगा। तो पहले तो ये टेम्परेचर प्लस में रहेगा, सतह के पास टेम्परेचर प्लस में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे
टेम्परेचर घटता जाएगा और फिर वो टेम्परेचर माइनस में आ जाएगा, और जब हम 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेंगे तो टेम्परेचर माइनस में आके -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक। बात क्लियर? क्लियर। उसी तरह से ध्रुवों के पास भी होता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। क्लियर। इसके बाद क्षोभ मंडल में कुछ एक इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए, ये वो मंडल है जहां हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। अगर हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, अगर उस हवा में आर्द्रता है, नमी है, तो जो वो नमी संघनित होगी, बादल बनेगा, वर्षा होगी। तो ये वो भाग है जहां वर्षा होती है, ये वो भाग है जहां वर्षा होगी। अगर हवा चलेगी, अब सिंपल सी बात, यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, अलग पेज पे समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये जगह है जहां टेम्परेचर अधिक है, और ये जगह है जहां टेम्परेचर कम है, ये जगह है जहां टेम्परेचर कम है। तो आप कह रहे होगे कि दो जगह टेम्परेचर क्यों कम रखे, एक जगह टेम्परेचर क्यों अधिक रखे। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि यहां पर टेम्परेचर कम है, इसका मतलब ये हुआ इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर अधिक होगा। अगर मैं कहूं कि मैं बहुत कमजोर लड़का हूं या सबसे कमजोर लड़का हूं, तो मेरे सराउंडिंग में जो भी बच्चे होंगे मुझसे तेज होंगे। मैं ये कहूं कि ये सबसे मोटा है, तो उसके सराउंडिंग में जो भी बच्चे होंगे वो सबसे पतले होंगे, मतलब इससे पतले होंगे। तो अगर मैं ये कहता हूं कि यहां टेम्परेचर अधिक है, इसका मतलब इसके सराउंडिंग में टेम्परेचर कम है। क्लियर। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, और हवा गर्म होकर जब ऊपर उठेगी तो सरफेस पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि यहां की वायु कहां चली गई, ऊपर चली गई, तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी जगह जहां टेम्परेचर कम है वहां हवा ठंडी होके भारी होगी, भारी होके वो नीचे बैठने लगेगी, तो यहां हवा नीचे बैठ जाएगी, यहां हवा नीचे बैठ जाएगी, और जब हवा नीचे बैठेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। इसको और डिटेल में हम बाद में समझेंगे। यहां प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर यहां क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आप जानते हो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। यहां देखिए लो प्रेशर, इस जगह पे क्या है, लो प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो ये पवन चलने लगी, विंड मोमेंटम शुरू हो गया, और इसी तरह ये ऊपर गई, ऊपर हाई प्रेशर बनाया, और यहां हवा नीचे बैठी थी तो यहां लो प्रेशर बना। ये अभी मत जानिए, बाद में आपको पता चलेगा। तो यहां से इधर की ओर हवा आएगी, और ये एक सर्कुलेशन चल जाएगा, एक मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो ये पवन भी चलने लगेगी, और ये कहां हो रहा है, क्षोभ मंडल में ही हो रहा है। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं आप देखे हो, सुने हो, जानते हो, पहचानते हो, नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, नहीं देखे हो, वो सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो सामान्यतः मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। ऊपर लिख दे रहा हूं इसके बारे में मैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं, अब सभी घटनाएं मतलब वर्षा होना, तूफान चलना, चक्रवात आना, ओला पड़ना, बर्फबारी होना, XYZ। मानव जीवन यही संभव है, कारण सबसे बड़ा है कि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। उतना ही प्रेशर है जितना हम झेलते हैं। आप जानते हो हमारी बॉडी के अंदर जो वेन है, नसें हैं, वो भी बाहर की ओर प्रेशर लगाती हैं, और ऊपर से प्रेशर है, दोनों बैलेंस है, नहीं तो वेन फट जाती। तो ये वो जगह है जहां पर हमारा जीवन यापन होता है। तो जैविक क्रिया के लिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, जैविक क्रिया के लिए उपयुक्त परत है। जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण, ठीक, जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण परत है। ये समझ में आ गई। मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ बाकी उन सभी स्टूडेंट के बीच। चलिए शिवांगी, बढ़िया है।
अब आप पूछ रहे हो अंशु की ये कौन सी क्लास का कौन चैप्टर है। मैं पहले जब ये टॉपिक शुरू करता हूँ तो पहले ही बता देता हूँ कौन से पेज पे किस चैप्टर में ये दिया हुआ है। मैं पेज नंबर बता देता हूँ, इसका मतलब आप पीछे नहीं देखे हो। अच्छा, भूकंप डियर ये मौसमी घटना नहीं है ना, जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़ा हुआ घटना है। चलिए, ये हमारा रहा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। कोई क्षोभ मंडल में कोई डाउट? वैसे क्षोभ मंडल में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी एडवांस लेवल पर नहीं जा सकता। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं हो नीरज कुमार जी। मैं कहा था ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। याद आया कल की क्लास में मैं क्या बताया था? 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद नहीं पाया जाता है, नगण्य हो जाता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ तक पाया जाता है सामान्यतः? हाँ, लेकिन उसकी डेंसिटी कहाँ अधिक होती है? क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्षोभ मंडल में ज्यादा होती है और पृथ्वी की सतह के पास सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाती है। ठीक, आऊंगा घनत्व पे भी भाई, आऊंगा घनत्व पे भी। अभी घबराइए नहीं, एक एक चीज करके पढ़िए जो अभी मैं पूछ रहा हूं। बिजली क्षोभ मंडल में कड़केगी भैया, बिजली समानता क्षोभ मंडल में ही कड़केगी। अरे भूकंप आने के ढेर सारे कारण है, मानव जनित भी कारण है और प्राकृतिक कारण भी है। प्राकृतिक कारण में प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस भी है, लैंडस्लाइड भी है, ढेर सारे कारण है, लेकिन अभी भूकंप का टॉपिक नहीं चल रहा है। यूपीएससी और पीसीएस देखिए सिलेबस लगभग सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, तो मिलता तो एक ही है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यूपी पीसीएस में थोड़ा हल्का होता है, यूपीएससी में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। बता तो दिया क्षोभ मंडल में बिजली चमकी। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं, जितनी का मतलब जितनी, मोस्टली घटनाएं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। कुछ एक घटनाएं ऊपर भी होती हैं, कुछ बादल ऊपर भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली घटनाएं मौसम संबंधी कहाँ होंगी? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्लियर हो गया सबको? क्या लिखा सर? अमरनाथ मंदिर कौन से? अरे यार, अमरनाथ मंदिर क्षोभ मंडल में सतह पे ही है। भगवान मैं कहाँ जाऊं, अमरनाथ मंदिर पूछ रहे हो? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तो मैं पहले चित्र बनाता हूं, आप लोग इस चित्र के माध्यम से बातों को समझते चलेंगे। हमने अभी 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक की बातों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक की बात को, यानी एवरेज 13 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई की बात को पढ़ेंगे। ठीक, तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो भाग है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल व समताप मंडल। को अलग करता है। कौन करता है? क्षोभ सीमा, स्टेटोपॉज, सॉरी ट्रोपोपॉज। ठीक, ये अलग करना है, यानी ये जो भाग है यही है क्षोभ सीमा। ठीक, जो हम तापमंडल। अब इसकी विशेषता क्या है? इसमें तापमान लगभग समान होता है। लगभग समान होने का मतलब बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं फ्लक्चुएट नहीं होता। अभी आप देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा और एक चीज बताऊंगा। अभी हमने देखा कि सतह से जब हम ऊपर आ रहे थे, सतह से जब ऊपर आ रहे थे तो तापमान कम हो रहा था। आपको याद आया? सतह से जब ऊपर आ रहे थे नॉर्मल लैप्स रेट के कारण के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था।
ना लैप्स हो रहा था, तापमान कम हो रहा था। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जाएं तो लगभग 10 किलोमीटर, अब कहोगे 10 किलोमीटर कैसे, एवरेज तो 13 है लेकिन यहाँ 8 भी तो है, तो 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक टेम्परेचर स्टेबल होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इधर मैं माइनस में मान लीजिए, अगर इधर मैं माइनस में मान लूँ, इधर प्लस मान लूँ, इसलिए इधर किया हूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक, तो समतापमंडल में 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी मैं समझा रहा हूं, कारण इसके पीछे है। तो तापमान बढ़ता है। अब तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि इस परत में पाई जाती है ओजोन। इस परत में कौन पाया जाता है? ओजोन। यहां पाया जाता है ओजोन गैस। ठीक, और ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक, क्योंकि परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज ए, बी और सी, 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वेवलेंथ के बेस पे, जिसमें यूवीए जो होती है वो लगभग 90% तक पृथ्वी की सतह तक आ जाती है। ये बहुत अधिक हानिकारक नहीं होती। लेकिन अगर यूवी बी की बात करूं मैं, तो 90 to 95% यूवी बी को ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है, रोक लेती है, पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देती। उसके बाद आती यूवीसी, इसको 100% ओजोन रोक लेती है, सतह पर नहीं आने देती। ठीक, जिससे हमारी सुरक्षा होती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर आएंगी तो हमको स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, मुलायम पौधों को नुकसान पहुंचाएंगी, पानी में रहने वाले जानवरों के लार्वा को नुकसान पहुंचाएंगी और जीवन की स्थिति बदल जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी गैस है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल में पाई जाती है। ये एक फिल्टर का काम करती है, परावैंगनिक किरणों को रोक लेती है, बाकी किरणों को आने देती है। तो फिल्टर का काम करती, छानने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कल में भी इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक, जून के कारण, अच्छा ओजोन, ओजोन, ठीक, ओजोन के कारण। अच्छा, अगली बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं कि समतापमंडल में सामान्यतः मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि नहीं, बादल नहीं बनते, नेक्रियस क्लाउड बनते हैं, जिसे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड कहते हो या मदर ऑफ पल्स क्लाउड कहते हो, ये क्लाउड बनते हैं। लेकिन सामान्यतः मौसम संबंधी घटना समतापमंडल में नहीं होती। मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? अगर मौसमी घटनाएं समतापमंडल में नहीं होंगी तो क्या फायदा होगा? अच्छा, इसमें छेद हुआ है। अभी मैं छेद मतलब ऐसा थोड़ी कोई बांस डाल दिया है उसमें छेद कर दिया है, छेद नहीं गजब। देखिए, छेद होने का मतलब ये हुआ कि ये लेयर पतली हुई है ना। पहले मान लीजिए लेयर इतनी मोटी थी, तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर कुछ ऐसी बदतमीजी हम लोग कर दिए वायुमंडल के साथ कि ये इसकी थिकनेस कम हो गई है, ऐसे अब इतनी ही रह गई है। तो हम कहते हैं ओजोन छिद्र ना, ओजोन क्षरण हुआ है, छिद्र कह देते हैं, ओजोन क्षरण हुआ है। बात क्लियर? तो समानता समतापमंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और इससे एडवांटेज क्या होता है कि वायुयान को यहाँ पर उड़ने में आसानी होती है। तो यहाँ पर वायुयान उड़ते हैं। ये एक सामान्य बच्चे के लिए है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके वायुयान यहां भी उड़ते हैं,
आपके वायुयान यहाँ भी उड़ते हैं और आपके वायुयान यहाँ भी उड़ते हैं। वायुयान में ये नहीं बताया गया है जेट प्लेन की हम बात कर रहे हैं, हम सवारी प्लेन की बात करें जिसमें हम लोग ट्रेवल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो छोटी दूरी की यात्रा करने वाले प्लेन होते हैं, जहाज होते हैं, जैसे दिल्ली से हमको लखनऊ जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ये क्षोभ मंडल में ही उड़ान भरते हैं। लेकिन जो लंबी दूरी के हैं, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में उड़ान भरते हैं। और जो जेट प्लेन है, जेट प्लेन बहुत स्पीड से जाते हैं और बम गिरा के उनको वापस भी आना होता है ना। तो अगर क्षोभ मंडल में जेट प्लेन उड़ेंगे तो मान लीजिए इधर से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा जेट प्लेन जा रहा है और दूसरी ओर से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पवन आ रही है, तो हमारे जेट प्लेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी प्रति घंटा। भाई फ्रिक्शन के कारण, विंड के फ्रिक्शन के कारण ये स्पीड कम हो जाएगी। और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, ये फ्रिक्शन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी क्षोभ मंडल में। और जेट प्लेन लेके पाकिस्तान के ऊपर अभिनंदन बम गिराने जा रहे हैं और बम गिराने ही वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, बम गिराने वाले हैं, तब तक हवा चल गई, इनके जेट प्लेन की स्पीड कम हो गई। पता चला पाकिस्तानी क्या कहेगा, निकालो कट्टा मारो गोली, कट्टा से गोली मार देगा, मिसाइल भी नहीं चलानी पड़ेगी। इसलिए यहां अगर उड़ाओगे जेट प्लेन को तो दिक्कत है, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब आपको स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर दबाना होगा, एक्सीलेटर दबाने के लिए आपको फ्यूल ज्यादा लगेगा। इसलिए कहां उड़ाओगे, समताप मंडल में, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा आपका और आसानी से अभिनंदन जाके बम गिरा के पाकिस्तान के ऊपर वापस चले आएंगे। ठीक, इसलिए जेट प्लेन, सामान्यतः जेट प्लेन समताप मंडल में उड़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से जो वर्ड यूज किया गया हवाई जहाज या वायुयान, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। तो बाकी की क्लासेस के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ, आगे एक चीज और बता देता हूं जो आपको इसके इतर पढ़ के आना है, मैं बता देता हूं फटाफट, 2 मिनट का मुझे समय दीजिए आप लोग, जो मैं आपको बता देता हूं और क्या पढ़ के आना है, कंटिन्यू क्या करना, करते रहना है आपको। तो कहाँ गया भाई, आ गया। आपको अगली क्लास के लिए क्या पढ़ना है ये मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी क्लास 7th, क्लास 7th में एनसीईआरटी में जाइएगा और पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पे होगा मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु, ये पढ़िएगा। और क्लास 11th में जाइएगा और पेज नंबर 84 पर जाइएगा और ये चैप्टर नंबर है 9। अध्याय क्या है, अध्याय जो है वो 9th अध्याय है। इसमें जो है लिखा है सौर विकिरण, चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, उष्मा संतुलन, उष्मा संतुलन और तापमान एवं तापमान। तो ये दोनों एक साथ हमको पढ़ना है, ये दोनों आप साथ में पढ़ के आएंगे अगली क्लास में। और बाकी वायुमंडल की जो संरचना हम पढ़ रहे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल खत्म हो गया, मध्य मंडल, आयन मंडल और वहीन मंडल हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। साथ में आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। शिवानी, कैफिया, अश्वनी, संजना, संदीप, प्रियंका, रिशु, शिवांगी, तो चलिए इसी के साथ, हाँ, अगर कोई आपको डाउट हो तो डाउट ग्रुप में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। जय हिंद।